में डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। और देखिए फ्रेंड्स, आज पवन सीरीज का जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स थे कि आप एक वीडियो में जितने भी पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो उसको सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से कहा हम आपको उसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, और आई थिंक इस प्रश्न को तो हमने कई बार डिस्कस किया है। हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड? H.E. पाल्मर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O.J. पर्सन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो राजन सीरीज हुआ या पवन सीरीज हुआ, आप सभी का यही कहना है कि कौन दोनों में बेस्ट है। क्योंकि आप जहां तक अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो सारे प्रश्न मैच करते हैं, बस यही होता है कि नंबर इधर उधर करके दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि द्विभाषी विधि का आविष्कार किसने किया है? पाल्मर ने, डॉक्टर वेस्ट ने, प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने, O.J. पर्सन ने। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर C.J. डॉटसन। सेकंड प्रश्न है, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O.J. पर्सन। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू यानी नई विधि निम्न से संबंधित है, डॉक्टर वेस्ट से, H.E. पाल्मर से, प्रोफेसर C. डॉटसन से, O.J. पर्सन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइजेस द यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डैश कर दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नॉन ऑफ दिस। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि सबसे ज्यादा जोर किस पे देता है? ठीक है, सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? राइटिंग को, रीडिंग को, प्लेइंग को, नॉन ऑफ दिस। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। फोर्थ प्रश्न है कि द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कोनिटेड इन 1990, 1901, 8001, 1910। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कोनिटेड इन, यानी यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि शब्द में इसको कब कोनिटेड किया गया या कब इसको गढ़ा गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1901 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर वन वे अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, क्या होगा आंसर? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी शिक्षार्थी पर ही केंद्रित होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स प्रश्न है, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, रेडियो। यानी साधारण दृश्य एड्स में कौन नहीं है? ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक्स, क्योंकि जो रेडियो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट में देखिए आप सभी को आंसर करना होगा जल्दी से। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। हु विल बी इन्वेंटेड द बायलिंगुअल मेथड? डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर अनसॉफ्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, नॉन ऑफ देम। देन इसका आंसर आप सभी को बताना है। हु विल बी इन्वेंटेड द बायलिंगुअल मेथड? जस्ट बहुत इजी है, यानी जो द्विभाषी विधि है, ठीक है, बायलिंगुअल मेथड है, इसको किसने आविष्कार, यानी किसने आविष्कार, किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी प्रोफेसर C.J. डॉटसन। आठवां जो प्रश्न है, मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ देम। तो मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, यानी अंग्रेजी सिखाने के तरीके और दृष्टिकोण हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या सभी।
तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये तीनों ही हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल अप्रोच भी हो जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ देम। नौवां प्रश्न है, हु इज द विल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन? कैट, डॉग, फॉक्स, नॉन ऑफ दीज। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जंगली जानवर है? हु इज द विल्ड एनिमल, यानी विल्ड मतलब होता है जंगली, एनिमल मतलब होता है जानवर, ठीक है। ऑप्शन मतलब विकल्प, यानी हु इज द विल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जंगली जानवर है? कैट, तो कैट तो आपके घर में भी रहती है, बिल्ली, डॉग भी रहते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें फॉक्स, नॉन ऑफ दिस, तो देखिए यहाँ पर जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हु इज द विल्ड, यानी फॉक्स इज द विल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। यानी जो फॉक्स होता है, ठीक है, ये क्या है? लोमड़ी, ये एक जंगली जानवर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। देखिए 10वां जो प्रश्न है कि चूज द नेम ऑफ बर्ड, डीर, क्रो, लायन, कार। यहाँ पे पूछ रहा है कि पक्षी का नाम चुने। डीर मतलब होता है हिरन, क्रो मतलब कौवा, लायन मतलब शेर या सिंह, कार मतलब गाड़ी। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा चिड़िया का नाम है, तो बहुत इजी से सिंपल है, क्योंकि जो कौवा होते हैं ये बर्ड में ही आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रो, ठीक है। डीर नहीं होगा, हिरन तो होता नहीं, ये पक्षी थोड़ी ना है, लायन ये पक्षी थोड़ी ना है, कार तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी द नेम ऑफ बर्ड क्रो। अगला 11वां नंबर प्रश्न है कि चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, टोर्नेप, लिली, सेंडो, नॉन ऑफ दीज। यानी यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में पौधों का नाम चुने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सेंडो होता है, एक प्रकार का प्लांट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 12% राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, यानी 93 को क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। 73 होगा, 93 होगा, 23 होगा, 81। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, देन इसका आंसर जो हो जाएगा 93, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 प्रश्न है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट पोयम? मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर, पीबी सेले, जॉन केट्स। तो हमने कल भी डिस्कस किया था अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु इज से अबाउट पोयम। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमेशा के लिए सुंदरता और आनंद की बात है, ठीक है। यानी जो सुंदरता है, आनंद की बात होता है, कविता के बारे में कौन कहता है? तो जॉन किट्स ये स्टेटमेंट दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, ये जो स्टेटमेंट है जॉन किट्स का है, ठीक है। देखिए 14 प्रश्न है कि एम ऑफ पोएट्री इज टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस। तो हमने कल यानी जो आपका यहाँ पे पोएट्री है इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन यही कह रहा है कविता का क्या उद्देश्य है? टू ट्रेन द इमोशन यानी भावना को विकसित करने के लिए, ठीक है। टू डेवलप एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य बोध का विकास करने के लिए। टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर जीवन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। ऑल ऑफ दिस यानी पोएट्री के ये तीनों ही उद्देश्य हो जाते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द पोएट्री एम, देन आंसर होगा टू ट्रेन, यानी एम्स ऑफ पोएट्री इज टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 प्रश्न है कि फोर्थ डे ऑफ वीक इज। फ्रेंड्स हमने कल क्वेश्चन पूछा था और आप सभी ने आंसर भी दिया था। यहाँ पे पूछा है कि फोर्थ डे ऑफ वीक, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे। तो इस तरीके से हमने जाना था 6 डे ऑफ वीक इज तो फ्राइडे है। यहाँ पे फोर्थ डे पूछा है तो फोर्थ डे यानी वेडनेसडे, उसके बाद से थर्सडे जो होता है यहाँ पे ये 5th डे होता है, 6th डे जो होता है वो फ्राइडे होता है, 7 जो होता है वो सैटरडे होता है, और जो संडे होता है वो फर्स्ट डे होता है। तो इस तरीके से फोर्थ डे ऑफ वीक इज वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है कि कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन डैश पर्सन 4, 2, 1, 3। यानी जो यहाँ पे कह रहा है कि
जो कन्वर्जेशन है कितने व्यक्तियों में हो सकता है, कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, 4 यानी 4 व्यक्तियों में, 2 व्यक्तियों में, 1 व्यक्तियों में, 3 व्यक्तियों में। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 3 पर्सन। पूछेगा व्हाट इज कन्वर्जेशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है। 70 प्रश्न इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स बैट, कार, मंकी, आइसक्रीम। यानी यहाँ पे पूछा है कि एम का मतलब क्या होता है अल्फ़ाबेटिक यानी वर्णमाला क्रम में एम का अर्थ क्या है। देन इसका जो आंसर हो जाएगा एम फॉर मंकी, बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। तो एम फॉर क्या होता है मंकी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स मंकी। यहाँ पे हम लिख देंगे मंकी। अगला जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ठीक है, इसका निक नेम क्या है। ठीक है, रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द निक नेम स्ट्रक्चरल अप्रोच, देन इसका जो आंसर हो जाएगा द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ओरल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि हाउ मेनी वोवेल्स इन ए टू जेड, 7, 9, 5, 4। यानी कितने ए टू जेड में कितने स्वर हैं। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा 5। 20 प्रश्न है हाउ मेनी कंसोनेंट्स इन ए टू जेड, 19, 60, 20 एंड 80। तो हाउ मेनी कंसोनेंट यानी ए टू जेड के बीच में कितने व्यंजन है। देन इसका आंसर हो जाएगा 20। 21 में 5 को ऐड कर देंगे। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में जो होता है वर्णमाला यानी 26। अगला जो प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री यानी 3। अगला 22 प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 2, 6, 4, 7। कल भी हमने डिस्कस किया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देन इसका आंसर हो जाएगा 6। 23 प्रश्न है हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर, 2, 3, 1, 5। यानी ग्रामर में कुल कितने आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे ए, एन, द। ठीक है, ये क्या है आर्टिकल है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देन इसका आंसर जो हो जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 25 प्रश्न है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स, 11, 9, 5, 7। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है। अगला जो प्रश्न है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड SND, WICH एंड WDS। कल भी हमने ये जितने भी क्वेश्चन है कल डिस्कस किए थे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा व्हाट लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। तो यहाँ पे इसको कभी कभी सैंडविच पढ़ते हैं, लेकिन जो डी होता है साइलेंट होता है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं सैंडविच। ऑप्शन नंबर डी यानी सी का डी क्या है, यहाँ पे साइलेंट होता है। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी, YSP, नॉन ऑफ दिस। यानी साइकोथेरेपी में कौन सा लेटर है जो कि साइलेंट है। तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं साइकोथेरेपी, पी का हम उच्चारण ही नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे पी क्या है साइलेंट है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 प्रश्न विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, UIDG। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू। यानी गाइड हम बोलते हैं क्या गाइड, यू का उच्चारण नहीं कर रहे, यहाँ पे ये क्या है मुख है, साइलेंट है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 प्रश्न की काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, विजुअल एड्स, ऑल ऑफ देम। देन काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स भी हो जाता है, ऑडियो एड्स भी हो जाता है, विजुअल एड्स भी होता है, ऑल ऑफ देम। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 प्रश्न है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज टू डेवलप अंडरस्टैंड फॉर लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ देम। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो व्याकरण जो सीखने का यानी जो व्याकरण विधि है इसके क्या उद्देश्य है,
व्याकरण पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं? तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एस्टिमेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यानी तीनों का हो जाएगा। भाषा के लिए समझ विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सही भाषा और पैटर्न के साथ आत्मसात, एस्टिमेट, जैसे कल मैंने आप सभी को बताया भी था। यानी यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला जो प्रश्न है 31, अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि द गुड, ठीक है, अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, ऑल ऑफ दीज। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका एक अच्छा लेसन प्लान किस तरीके से होना चाहिए। तो लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, यानी जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, तो एक यानी आप कह सकते हो कि प्राथमिक शिक्षण बिंदु की सूची होनी चाहिए। नोट ऑन द स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी छात्रों की गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। फिर कह रहा है परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, यानी शिक्षण जो भी परफॉर्मा है उसकी सूची बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही अ गुड लेसन प्लान में आ जाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, ठीक है, नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, फोनेटिक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ध्वनि का विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पेलिंग्स और फोनेटिक्स को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी फोनेटिक्स, यानी इसको हम बोलते हैं ध्वनि विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन पोसेसिव केस। देखिए एक कमेंट्स आया था कि आप पोसेसिव केस पे एक वीडियो बहुत ही सेपरेट वीडियो बना दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं आप सभी को इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। आप सभी के जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि जितने भी कमेंट्स हैं मैं रीड करती हूँ। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइंड। 34 प्रश्न है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड ZNAT, यानी इसको हम पढ़ते हैं नॉट, यानी ZNAT, इसमें कौन सा जो लेटर है वो साइलेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि द वर्ड नॉट साइलेंट लेटर, यानी जो जी है क्या है, साइलेंट है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 प्रश्न है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ एंड ए एंड बी, दोनों लेटर पैटर्न, यानी कह रहे हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित है, वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, क्योंकि ये दोनों से ही हो जाएगा, वर्ड पैटर्न से भी हो जाएगा और सेंटेंस पैटर्न से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 36 प्रश्न है फ्राइडे इज द ब्लैंक डे ऑफ द वीक, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्राइडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। 37 प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड, CJ डॉटसन, नेस्फेल्ड, वरन, सॉ, यानी द्विभाषी विधि को किसने आविष्कार किया, CJ डॉटसन ने किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। 38 प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोसेसिव केस, आई, हु, होम, हु, हुज, देन इसका आंसर हो जाएगा हुज, यानी ऑप्शन नंबर डी। 39 प्रश्न है विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विसल, एस एंड एस, एच एंड टे, एच एंड ई, एच एंड एल। तो जब हम बोलते हैं विसल, तो जब हम विसल बोलते हैं यहाँ पे तो एच को छोड़ देते हैं, विसल यानी एच को छोड़ दिया और टी को छोड़ दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ल्ड विसल, यानी एच एंड टी क्या है, साइलेंट है। 40 प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव, चूज, चूजर, चूजी, चूजली, तो ये भी हमने देखा था। विच ऑफ जितने भी क्वेश्चन है 2016 के पूछे हुए प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एडजेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 41 प्रश्न है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी सही वर्ड का चयन करें, यानी यहाँ पे वेडनेसडे है क्या है, सही है, मंडे, सैटरडे, थर्सडे, जो ट्यूसडे है वो क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 42 प्रश्न बायलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, आई थिंक पता नहीं इस क्वेश्चन को कितनी बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 प्रश्न डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज
प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, यहाँ पर जो ये पूछ रहा है कि जो आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड है इसको और नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, प्रेरक विधि के नाम से भी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। 44 प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइडेड टू स्टे एट, ठीक है, एट ब्लैंक है होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि 45 चूज द करेक्ट वर्ब। ठीक है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक पनिश्ड, क्या मतलब है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि करेक्ट वर्ब, ठीक है, जो क्रिया है इसका सही चयन करना है। विथ ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम वेयर की यूज़ नहीं कर सकते, आर का यूज, क्योंकि क्या है ईच बॉय पनिश्ड हो गया तो क्या है पास्ट है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, वाज। ठीक है, हम टेंस से रिलेटेड भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल जितने भी पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है इसको एक बारी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी टॉपिक है आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर, क्योंकि बोलने में सेम एक ही है, लेकिन यहाँ पर राइट ग्रामर कौन सा लिखा गया, यानी यहाँ पर राइट ग्रामर ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 47 प्रश्न चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कैम डैश हिज रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो आई कैम एट हिज रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बिकेम अ ग्रेट मैन। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे कमेंट्स आया था कि ग्रेट में द का भी, क्योंकि द ग्रेट मैन भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा जो सही रहेगा वो रहेगा अ ग्रेट मैन। ठीक है, इसमें आप सभी के कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे होगा ही बिकेम अ ग्रेट मैन। ठीक, अगला 49 प्रश्न है री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ। तो देखिए कमेंट्स आया था कि सबसे पहले टुडे होगा, नहीं फ्रेंड्स टुडे नहीं होगा, क्या रहेगा मैन इज। ठीक है, मैन इज द टुडे, यहाँ पे जो रहेगा प्लेइंग विथ नेचर। ठीक, मैन इज अ टुडे प्लेइंग विथ नेचर, यानी CADB। ठीक, टुडे मैन इज अ इस तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, मैन इज अ प्लेइंग विथ, यहाँ पे मैन इज टुडे प्लेइंग विथ नेचर, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है कि विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, हर्बर्टियन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो कौन सी विधि है किसके मतलब मिडवे, यानी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और द डायरेक्ट मेथड, मिडवे उसके बीच की कड़ी कौन है, तो उसके बीच की कड़ी जो है वो है बाइलिंगुअल मेथड। ठीक, ऑप्शन नंबर यानी द्विभाषी विधि, जो कि कई बार इसके आविष्कार को पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। 51 प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। टीचिंग लर्निंग मैटर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, नोन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये तो सॉरी यहाँ पे टीचिंग लर्निंग है, तो यहाँ पर जो होता है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म TLM, यानी TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे लिसनिंग है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 52 प्रश्न है कि फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गॉट टेस्ट डिफिकल्ट, तो यहाँ पे होगा वी गॉट इनटू डिफिकल्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए मैं आप सभी को जितने भी देखिए पोसेसिव केस हुआ, टेंस हुआ, सेंटेंस हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, एक सेपरेट वीडियो, और उसी एक सेपरेट वीडियो में जो भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला बात तो ये, तो अभी आप याद कर लीजिए यहाँ पे इनटू होगा। अगला 53 प्रश्न है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल में जो आता है स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल।
ठीक है, यानी बोलना और लिखना है। ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्टिव एक इंडक्टिव स्किल्स होता है और दूसरा प्रोडक्टिव स्किल्स होता है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स में जो आता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। 54 प्रश्न की और लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, यहाँ पे है एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटिशन, ऑल ऑफ द अबव। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, यानी एक भाषा और लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, यानी एक भाषा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटिशन, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग रीडिंग। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया स्पीकिंग एंड राइटिंग, प्रोडक्टिव स्किल्स जो होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 56 प्रश्न, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विथ कम्प्रिहेंशन, टू फॉरगेट द मदर टंग, टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। यानी 56 क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि दूसरी भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, क्या दूसरी भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला जो कह रहा है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी बोले जाने वाली भाषा को समझने के लिए, टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रेशन, यानी समझ के साथ भाषा को पढ़ना। थर्ड कह रहा है टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी मातृभाषा को भूल जाना। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, तो ये थोड़ी ना है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर आप यूपी में रहते हो तो यूपी में क्या ज़्यादातर भोजपुरी बोला जाता है, तो अगर आपको हिंदी या इंग्लिश सीखना है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम अपने मातृभाषा को भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे यही कह रहा है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, यानी ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भाषा सीखने के लिए आप इसको भुला दो। यानी तीसरा जो कह रहा है टू फॉरगेट द मदर टंग, यानी ये यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 57 प्रश्न है विच द कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, यानी 57 जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचनाएं छात्रों को स्वतंत्र सोच प्रदान करती है, राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि कौन सी रचनाएं छात्रों को स्वतंत्र सोच प्रदान करती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा फ्री, यानी उनको आज़ादी तो मिलना चाहिए, इसलिए फ्री कंपोजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट पवन सीरीज का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन, यानी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कह रहा है कविता पढ़ाने के उद्देश्य हैं आनंद, समझ एंड प्रशंसा, यानी किसी को अप्रिशिएट करना। तो यहाँ पे यही कह रहा है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ, इंजॉयमेंट मतलब होता है आपका आनंद, ऑल ऑफ दिस मतलब होता है ये सभी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, यानी कविता पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, पोएट्री मतलब होता है कविता, टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, यानी कविता पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। अभी मैं आप सभी को ये एक एक वर्ड बताऊंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, लास्ट था इसलिए हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स ये पूरा पवन सीरीज का था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर सकते हो।